हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डिस्कस करते हैं आज की क्लास। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे पनपी, क्या कारण थे, किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सभी देशों में व्याप्त हुई। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद अपनी जन्मभूमि पर या अपने राष्ट्र से प्रेम करने की जो भावना है, आपके देश को लेकर, आपकी जन्मभूमि को लेकर जो आपकी भावनाएं हैं, जो लगाव है, उसे ही आप क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहलाती है। अपनी जन्मभूमि या अपने राष्ट्र से प्रेम की जो भावना है उसे सम्मिलित रूप से राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसमें क्या है, पूरे देश की भाषा के रूप में, संस्कृति से या परंपरा से लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद। वहां पर भी हम यही देखेंगे, हमारी भारत भूमि से लेकर, हमारे राष्ट्र से लेकर, हमारी भाषा, हमारी परंपरा और संस्कृति से हमारा जो जुड़ाव है उसे ही आप क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्र बनाए। इसमें ये कलाकार थे फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्र बनाए हैं। आपका जो यूरोप का राष्ट्रवाद है, इस चैप्टर की शुरुआत ही इन चित्रों के माध्यम से की गई है। आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें पहली पिक्चर जो बनी हुई है वो फ्रेडरिक सोरियो द्वारा 1848 में बनाई गई है। कलाकार का नाम याद रखें, कौन है, फ्रेडरिक सोरियो। कब बनाई गई, 1848 में। कितने चित्र हैं, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई है। ये सभी चित्र आदर्शवादी कह सकते हैं या इसे कल्पना दर्शक कह सकते हैं। ये सारे चित्र फ्रेडरिक सोरियो की कल्पना को प्रदर्शित करते हैं, यथार्थ से इनका कोई संबंध नहीं था। फ्रेडरिक सोरियो। उसके बाद देखिए कल्पना दर्शन या यूटोपिया क्या है, ये 1 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। यूटोपिया क्या है, तो ऐसी कोई कल्पना जिसका साकार होना, अर्थात जिसकी वास्तविकता से कोई भी लेना देना ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, यूटोपिया या कल्पना दर्शन कहेंगे। यूटोपिया क्या है, एक ऐसी कल्पना जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, कल्पना दर्शन या यूटोपिया कहलाती है। इसके अलावा देखिए निरंकुशवाद। कुछ शब्द हैं, पहले हम शब्दों को जान लें, उसके बाद हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। निरंकुशवाद क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। वाद का अर्थ होता है विचारधारा। क्या अर्थ होता है, विचारधारा। आपने सुना होगा लोकतंत्रवाद, निरंकुशवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, ये सब क्या है, ये विचारधाराएं हैं। तो निरंकुशवाद क्या है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता, उसे आप क्या कहेंगे, निरंकुश। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, निरंकुशवाद कहेंगे। सामान्यतः राजतंत्र को निरंकुशवादी शासन व्यवस्था माना जाता है। राजतंत्र क्या है, वह शासन व्यवस्था जिसमें राजा का शासन होगा, उसे आप क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। क्लियर है ये। आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद आने के क्या कारण थे। इससे पहले आप क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति, उसको समझते हैं। ओवरव्यू में आपको यहां दूंगी, क्लास 9 में आप उसे डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रवाद की भावना जो है वो यूरोप में आई, इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण जानने से पहले आप जाते हैं फ्रांस में। फ्रांस क्या है, यूरोप का एक देश है। क्योंकि हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो फ्रांस की क्रांति से हमारा संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। फ्रांस में क्रांति कब हुई, 1789 में यहाँ क्रांति हुई। कब हुई, 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के पीछे कारण क्या थे, तो फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कई कारण थे जिन्हें आप 3 भागों में बांट सकते हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और
सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति के पीछे 3 कारण थे। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे? जो फ्रांस का समाज था वहां शुरुआत से ही फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था। समस्त समाज क्या था? वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्र। मैंने अभी आपको बताया जहां राजा का शासन होता है उसे आप क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। तो वहां पर राजतंत्र था। लोग चाहते थे कि वहां पर क्या आ जाए? वहां पर लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया जाए। तो ये राजनीतिक कारण था। पहला कारण राजनीतिक था, वहां के जो लोग हैं वो राजतंत्र से लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे। आर्थिक कारण क्या थे? अगर 1789 से पहले की बात करें तो 1774 में वहां पर जो लुई 16 है, लुई 16 जो है वो राजा बनकर आए। उन्होंने राजा बनते ही कुछ कानून पारित किए। उन्होंने कर बढ़ा दिया, कर में वृद्धि एक कारण था। महंगाई दूसरा कारण था। महंगाई के कारण क्या हुआ? जो गरीब लोग थे वो पाव रोटी खरीदने में भी असमर्थ थे। राजनीतिक कारण, वे लोग राजतंत्र से लोकतंत्र चाहते थे। आर्थिक कारण, वहां पर करों की बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, लोग पाव रोटी खरीदने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। सामाजिक कारण जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें डिटेल में देखते हैं। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक कारण। अगर आप फ्रांस में देखें तो फ्रांस का समस्त समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, इसे आप कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं, इसे पादरी वर्ग और इसे सामान्य वर्ग भी कहा जा सकता है। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। ये विशेषाधिकार क्या थे? तो इन्हें पहला तो इन्हें मत देने का अधिकार था, मत देने का अधिकार था। दूसरा, इन्हें के पास संपत्ति का अधिकार था, ये संपत्ति खरीद सकते थे, उन पर अधिकार जमा सकते थे। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग को ही ये अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा और कौन सा अधिकार था? तो इसके अलावा कर से छूट भी इन्हें दी गई थी। जो लुई 16 ने कर में बढ़ोतरी की थी उन करों से इनको छूट दी गई थी। ये दोनों ही वर्ग राज्य को किसी प्रकार का कर अदा नहीं करते थे। तो सारे शोषण जो था या सारे कर वसूली जो की जाती थी वो तृतीय वर्ग से की जाती थी या तृतीय स्टेट से की जाती थी, जिसके कारण वहां क्या हुआ? समाज में आक्रोश पनपा और फ्रांस में क्या हुई? क्रांति, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा ये देखते हैं। अभी डिस्कस किया कि 1848 में फेटिक्स सोरियो ने 4 चित्र बनाए। उसमें से एक चित्र जो है, ये चारों ही चित्र कल्पना को दर्शाते हैं, जिसे हमने यूटोपिया कहा था। फेटिक्स सोरियो की कल्पना क्या थी? ऐसा क्या दिखा दिया था जो यथार्थ नहीं हो सकता था या सच नहीं हो सकता था? आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि जो सभी राष्ट्र हैं, जो यूरोप के सभी राष्ट्र हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सभी राष्ट्र एक एक करके राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर स्वतंत्र होते जा रहे हैं या लोकतंत्र की तरफ जाते ही जा रहे हैं। तो सोरियो ने यह दिखाया था कि सभी राष्ट्र एक पंक्ति में हैं, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी शामिल हैं। वहीं पर जो राजतंत्र की जो निशानियां हैं, जैसे मुकुट हो गया, ठीक है, सिंहासन हो गया, उसके जो टुकड़े हैं वो इस पिक्चर में नीचे टूटे हुए दिखाई दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी राष्ट्र राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं। वहीं आप इस पिक्चर में देखेंगे जो ऊपर है वहां पर जो देवी देवता हैं या एंजल्स जो हैं वो इन सारी घटनाओं को देखकर खुश हो रहे हैं कि देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद आ गया, सभी लोग अपने राष्ट्र को मातृभूमि मानने लगे हैं, माता की तरफ प्रेम करने लगे हैं, पूजा करने लगे हैं। ये सारी चीजें देखकर वो खुश हैं। वहीं पर चारों तरफ जो है एक अलग तरीके का नजरिया दिखाया गया है कि यूरोप के सभी देश एक
पंक्ति में एक के बाद एक राष्ट्रवाद की भावना की तरफ जा रहे हैं। तो ये है सोरियो की कल्पना, जिसे यूटोपिया हमने कहा था। क्या कहा था? यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया का मतलब क्या है? ऐसी कल्पना जिसका यथार्थ से या रियलिटी में कोई लेना देना है ही नहीं, उसे आप क्या कहेंगे? यूटोपिया कहेंगे। इसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति 17 कब हुई? 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। ये कारण अभी हमने डिस्कस किए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, जो लोग क्रांति कर रहे थे, उन लोगों ने समाज को सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या क्या किया? आपने देखा होगा हमारे भारत में जब राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो महात्मा गांधी ने पूरे समाज को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। वैसे ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने समाज को एकजुट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को महत्व दिया गया। उन्हें ये बताया गया कि जहां आप रहते हैं वो आपकी पितृभूमि है, मतलब आपके पूर्वजों की भूमि है, इससे लगाव आपको होना चाहिए। इसके अलावा नागरिक, आप इस भूमि के नागरिक हैं। भूमि पुत्र आपने सुना होगा, जिस भूमि पर आपने जन्म लिया है वो आपकी माता है और आप उसके पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या किया? पितृभूमि और नागरिक जैसे सिद्धांतों को महत्व दिया। दूसरा, संविधान के अंदर इन्होंने कहा कि भाई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हम फ्रांस में क्या लेकर आएंगे? लोकतंत्र लेकर आएंगे, और जब हम लोकतंत्र लेकर आएंगे तो हम संविधान बनाएंगे। आपने देखा होगा जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है वहां पर संविधान होता ही है। तो हम लोकतंत्र लेकर आएंगे तो हम संविधान बनाएंगे, और संविधान में सभी नागरिकों को क्या दिए जाएंगे? समान अधिकार दिए जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया फ्रांस में क्या था? समाज 3 भागों में विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये तीनों ही स्टेट के साथ भेदभाव होता था। कैसे? जो प्रथम 2 स्टेट थे, मैं फिर से समझा रही हूँ, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो था उसे कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जन्म से कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जैसे कर ना देना, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार इन्हें प्राप्त था। तो इन्होंने क्या कहा क्रांतिकारियों ने कि नहीं भाई, जो हो रहा है वो गलत है। अब क्या होना चाहिए? समाज के सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। किसमें? संविधान में। क्लियर है? पहला किया, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को महत्व दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? एक संविधान बनाएंगे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। सेकंड, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। कहां? फ्रांस में। उस राजनीतिक संस्था का नाम बदलकर इन लोगों ने क्या किया कि नेशनल असेंबली उसका नाम कर दिया जाएगा। नेशनल असेंबली क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय असेंबली। तो ये नाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहीदों का गुणगान हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो भी लोग शहीद हुए उनका गुणगान किया गया। बहुत सारे गीतों की रचना हुई। ठीक है, आयात निर्यात की शुल्क को समाप्त कर दिया गया। अगर आंतरिक आयात होता है, यहाँ याद रखें आंतरिक, अगर फ्रांस में एक राज्य दूसरे राज्य से कोई संबंध करता है या वस्तुओं का आयात निर्यात करता है तो उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा, किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। भार माप की जो समान इकाइयां हैं वो लागू कर दी गई। फ्रांस में क्या था? कहीं पर पहले 1 किलो बराबर 800 ग्राम होता था, कहीं 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता था, कहीं 700 ग्राम होता था। तो इन्होंने कहा नहीं, ये सब चीजें गलत है, क्योंकि हमारा एक राष्ट्र है तो हम क्या करेंगे? माप और तोल की समान इकाइयों को लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? जो फ्रेंच थी, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। ये सारे उपायों के तहत क्या हुआ? फ्रांस के जो लोग हैं वो लोग इन क्रांतिकारियों की तरफ आकर्षित हुए और फ्रांस में क्रांति हुई। इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ? इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि वहां पर राजतंत्र क्या हुआ? राजतंत्र समाप्त हो गया और क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। लेकिन वहां लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं टिक पाया और अंततः सारी पावर आ गई नेपोलियन के पास। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन ने क्या किया? हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने देखा फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहां पर राजतंत्र से क्या स्थापित हुआ? लोकतंत्र स्थापित हुआ।
क्या स्थापित हुआ? लोकतंत्र। राजतंत्र से लोग कहाँ आ गए? लोकतंत्र पर। लेकिन फ्रांस में जो लोकतंत्र है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि 1799 में वहां पर सारी सत्ता जो है, सारी पावर जो है नेपोलियन ने हत्या ली। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का एक सेनापति था, जिन्होंने अपनी शक्ति का मिसयूज करते हुए सारी शक्तियां, फ्रांस की जितनी भी शक्तियां थी, वो राजा बन गया। पूरी समस्त शक्तियों, मतलब वहां पर राजा का जो काम करता था, राजा जो काम करता था राजतंत्र में, वही काम नेपोलियन ने किया। नेपोलियन के आने से फ्रांस में और यूरोप में क्या प्रभाव पड़े? तो पहला प्रभाव था कि उसने प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस पूरे लोकतंत्र को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और वहां पर कुछ प्रशासनिक सुधार किए। कुछ क्या किए? प्रशासनिक सुधार किए। उन्हीं सुधारों में से एक था 1804 में नेपोलियन द्वारा लाई गई नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आप देखें, 1789 में क्रांति हुई, उसके बाद 1799 में नेपोलियन ने समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले ली और उसने वहां पर जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था उसे समाप्त किया और वहां पर कुछ प्रशासनिक सुधार किए। पहला सुधार 1804 में किया गया, जिसे नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ नियम लागू किए गए। नेपोलियन ने कुछ नियम लागू किए, न केवल फ्रांस में वरन पूरे यूरोप में। पहला है जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे। मैंने अभी डिस्कस किया था, फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में डिवाइडेड था। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा सामान्य वर्ग। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो है, दोनों को ही जन्म से विशेषाधिकार दिए गए थे। पहला जैसे करों से छूट, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा मतदान का अधिकार जो है वो इन्हें ही दिया गया था। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने जन्म से जो विशेषाधिकार दिए जाते थे किस किस को? पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को, इन्हें क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसका मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। पहला सुधार ये किया। दूसरा, कानून के समक्ष समानता या विधि का शासन। फ्रांस में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। मान लीजिए अगर नेपोलियन कर बढ़ाते हैं तो कर बढ़ोतरी का जो भी प्रभाव पड़ेगा वो फ्रांस के तीनों वर्ग पर पड़ेगा। थर्ड, सामंती व्यवस्था और जागीरदारी को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंती व्यवस्था के तहत किसानों से और समाज से कर लिया जाता था, जागीरदारी भी वही थी, इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, यातायात और संचार की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया गया। इसके अलावा जो भी संगठन बनाए जाते थे उन पर गैर कानूनी हस्तक्षेप लगाए गए थे, उन्हें भी नेपोलियन ने हटा दिया। इसके अतिरिक्त किसान, कारीगर, उद्योगपतियों को आजादी दी गई। ये आजादियां फ्रांस और यूरोप के सभी समाज को या सभी नागरिकों को लोभ लुभावन वाली लगी। सभी लोग आकर्षित हुए और अंत में नेपोलियन की जो भी नीतियां थी उनका सपोर्ट सभी लोगों ने किया। लेकिन बाद में होता है कि नेपोलियन जो है वो धीरे धीरे निरंकुश हो जाता है और यूरोप में कुछ जबरन नियम थोपता है। जैसे पहला, सेंसरशिप लागू करना। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर फ्रांस या यूरोप में कोई भी पत्र, पत्रिकाएं, किताब अगर लॉन्च की जाएगी, छापी जाएगी, तो उससे पहले सरकार से या नेपोलियन से अनुमति ली जाएगी। सेंसरशिप का मतलब यह है कि प्रेस पर रोक लगा दी गई। ठीक, इसके अलावा क्या किया गया? जबरन भर्ती की गई। जो यूरोप के नागरिक थे, जो भी युवा थे, उनकी सेना में जबरन भर्ती की गई। वो ना चाहते हुए भी सेना में शामिल होना पड़ता था। तीसरा, उन्हें ये लगा कि क्योंकि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एक नागरिक था, तो वो फ्रांस को सर्वोच्च स्थान पर रखता था, यूरोप के अन्य देशों को हाशिए पर डालने का काम कर रहा था। तो ये सारे काम नेपोलियन ने किए। इसके बाद क्या हुआ? जब नेपोलियन निरंकुश हो गया तो यूरोप के सभी राष्ट्रों में अलग अलग राष्ट्रवाद की भावना पनपी, जिसे हमने यूरोप के राष्ट्रवाद के रूप में हम डिटेल में